जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, अब जो है वह हमारी जीके जीएस की क्लास जो है वह रोज़ाना शाम 8 बजे जब है वह चलेगी। ठीक है, आप 8 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा और एक बार अपने सभी दोस्तों से, आपके जितने भी मित्र मंडली हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा कि अब यह क्लास जो है बस शाम को 8 बजे होगी। इसकी पीडीएफ के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोगों को जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग सभी लोग भाई निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। आप लोग रेडी लिखिएगा, फिर क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, शिनाबुंग, किलायू या स्ट्राम्बोली? तो बताइएगा विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह कौन सा है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट शिनाबुंग है, या माउंट किलायू है, या स्ट्राम्बोली है? तो सही आंसर हो जाएगा माउंट किलायू। क्या हो जाएगा? माउंट किलायू जो है यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप। कहाँ पर है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ पर है? तो अमेरिका के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? अमेरिका में है। जो माउंट कोटोपैक्सी है यह सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और यह किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में। कहाँ पर है भैया? इक्वाडोर में है। माउंट शिनाबुक जो है यह कहाँ पर है? तो यह इंडोनेशिया में है। किस देश के अंदर स्थित है? तो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। इंडोनेशिया में ही एक और है, उसको कहते हैं माउंट शेमेरू। क्या कहते हैं? माउंट शेमरू। ठीक है, और जो स्ट्राम्बोली है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इटली में पाया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कहाँ पर है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है और इसका नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। साथ में ही एक और भी बताइएगा, माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये भी बताइएगा माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा मैं तब तक मैं बता दे रहा हूँ, माउंट ताल ज्वालामुखी जो है यह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर है? फिलीपींस में स्थित है। और लेकिन आपको बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा? वैरन द्वीप। क्या हो जाएगा? वैरन द्वीप हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण किस धारा से होता है? फॉकलैंड धारा, बेंगुला धारा, अल्नीनो धारा या हम्बोल्ट धारा? बताइएगा कि पेंटागोनिया जो मरुस्थल है इसका निर्माण किस धारा से होता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? पहली बात तो देखिएगा, फॉकलैंड धारा जो है वह कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। बेंगुला धारा कैसी है? तो यह भी ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी है। अल्नीनो कैसी है? यह गर्म जलधारा है। और हम्बोल्ट कैसी है? तो यह भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, जो पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण होता है वो फॉकलैंड धारा से होता है। किसके द्वारा होता है? फॉकलैंड धारा के द्वारा पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण होता है। अच्छा, आगे है बेंगुला धारा। ठीक है, इस बेंगुला धारा के द्वारा जो है वो कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होता है। किसका होता है? कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आपने एक प्रश्न सुना होगा हमेशा कि टाइटैनिक जहाज जो था वो एक हिमशैल से टकराकर टूट गया था। तो वो किस धारा के द्वारा, मतलब जो हिमशैल था उसको लाया गया था? बताइएगा। प्रश्न है आप लोगों से
कि किस धारा द्वारा प्लावी शैल, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लावी हिमशैल से टकराकर टाइटैनिक जहाज, मूवी भी देखे होंगे आप सभी लोग, टाइटैनिक जहाज ध्वस्त होकर डूब गया। ठीक है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है और एसएससी वगैरह जो होते हैं इस तरीके के प्रश्न ढूंढ के लाती है। तो देखिएगा कि किस धारा के द्वारा जो था वो लाए गए थे प्लावी हिमशैल, तो जिससे टकराकर टाइटैनिक जहाज डूब गया था, तो उसका नाम था लेब्राडोर धारा। कौन सी थी? लेब्राडोर धारा। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद आप लोगों ने पहली बार ही पढ़ा होगा कि इस तरीके से टाइटैनिक जहाज से संबंधित। अच्छा, पेंटागोनिया का मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल है कहाँ पर, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि अशोक का कौन सा शिलालेख उत्तराखंड में स्थित है? मानसेरा शिलालेख, शोपारा शिलालेख, अहरोरा शिलालेख या कालसी शिलालेख। देखिएगा, अशोक के द्वारा कई सारे शिलालेखों को लिखवाया गया था। ठीक है, तो इसका कौन सा शिलालेख जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, अशोक का जो कालसी शिलालेख है, कौन सा कालसी शिलालेख है, यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अहरोरा शिलालेख जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मानसेरा शिलालेख और शहबाजगढ़ी, कौन सा? शहबाजगढ़ी शिलालेख जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और यह किस लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में है, यह भी याद रखना। कौन से वाले? पाकिस्तान वाले। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप लोग बताइएगा कि गिरनार शिलालेख कहाँ पर है? अशोक का गिरनार शिलालेख कहाँ पर है? धौली शिलालेख कहाँ पर है? और जौगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, गिरनार शिलालेख कहाँ पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है। धौली शिलालेख कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। और जौगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? तो यह भी उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, प्रश्न आप लोगों को बहुत नए नए और बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो बताइएगा, घोड़ा दागने, सैनिकों के हुलिया लिखने तथा सैनिकों को नगद वेतन देने तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला कौन शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का राजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके द्वारा ये सैनिकों को हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। किसका? अलाई दरवाज़ा। इसी के द्वारा हजार खंबा महल, कौन सा? हजार खंबा महल। ठीक है, इसी के द्वारा सीरी का किला, कौन सा? सीरी का किला। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसी के द्वारा जो है वह दक्षिण भारत के लिए मलिक काफूर को भेजा गया था। बलबन के समय में क्या है बताइएगा? तो इसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई। क्या थी? लौह एवं रक्त नीति अपनाई। इसी के द्वारा सिजदा एवं पैबोश प्रथा शुरू की गई। सिजदा एवं पैबोश प्रथा। ठीक है, इसी के द्वारा जो है वह चालीसा दल का अंत किया गया। इल्तुतमिश ने क्या किया? चालीसा दल का गठन किया। क्या किया? चालीसा दल का गठन किया। इसी के द्वारा और क्या किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुलामों का
गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश के द्वारा ही। ठीक है, और क्या किया गया इल्तुतमिश में, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। क्या हुआ, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, जो आपका इल्तुतमिश था, इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने क्या किया था, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि इसने राजधानी जो थी वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। किसकी, जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 5वां। पाल खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1707 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में, 1737 ईस्वी में, या 1761 ईस्वी में, बताइएगा। तो देखिएगा, पाल खेड़ा का युद्ध जो होता है वो किस वर्ष होता है, जल्दी से बताइएगा। तो पाल खेड़ा का युद्ध पहली बात तो किसके किसके मध्य होता है, तो बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य। किसके, निजामुल मुल्क के मध्य होता है, जिसमें बाजीराव प्रथम जो होता है वो विजयी होता है और निजामुल मुल्क जो होता है वो भाग जाता है। पाल खेड़ा का युद्ध जो होता है वो 1728 ईस्वी में 7 मार्च को होता है। कब, 7 मार्च 1728 ईस्वी को। 1707 में क्या होता है, तो खेड़ा का युद्ध होता है। क्या होता है, खेड़ा का युद्ध होता है, और खेड़ा का युद्ध जो होता है वह साहू व ताराबाई के मध्य होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, बताइएगा, करने वाला प्रथम पेशवा, तो वो कौन था, बाजीराव प्रथम था। कौन था, बाजीराव प्रथम था। और जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो जो दिल्ली का राजा था वो अपनी गद्दी वगैरह छोड़कर भाग जाने की फिराक में हो गया। ठीक है, अच्छा, यही वो बाजीराव प्रथम है जो आपने देखा होगा मस्तानी के प्रेम में पढ़े थे। बाजीराव, मस्तानी मूवी देखे हैं ना, तो यही वो बाजीराव प्रथम है जिन्होंने मस्तानी से मोहब्बत की थी। ठीक है, अच्छा, 1737 में ही इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और 1761 में क्या होता है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, किसके, अफगानों और मराठाओं के मध्य में, जिसमें कौन विजयी होता है, अफगान विजयी होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, 1728 में बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को पालखेड़ा के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ है, शिपकीला दर्रा, जोजिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, या जेलेपला दर्रा, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, तीस्ता नदी के द्वारा जो है वह जेलेपला दर्रा का निर्माण होता है। किसका, जेलेपला दर्रा का निर्माण होता है। और यह जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा, सिक्किम में है। और सिक्किम में ही एक और दर्रा है जिसका नाम क्या है, नाथुला दर्रा है। कौन सा है, नाथुला दर्रा है। ठीक है, सिपकी जो सिपकीला दर्रा है, इससे सतलज नदी, कौन सी, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और यह कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है भैया, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है, इसका निर्माण जो होता है वो सिंधु नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। और भैया यह कहाँ पर है, तो यह लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है। यांग्याप दर्रा जो है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और यह कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर भैया, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी दर्रा हैं, जैसे बोमडिला दर्रा है। कौन सा है, बोमडिला दर्रा है। एक और कौन सा है, दिफू दर्रा है। कौन सा है, दिफू दर्रा है। ठीक है,
तुजू दर्रा कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, बताइएगा तुजू दर्रा कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। तुजू दर्रा जो है वो कहाँ पर है, तो तुजू दर्रा आप लोगों का कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पर, मणिपुर में हो जाएगा। और यह तुजू दर्रा जो है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। किसको, भारत को म्यांमार से तुजू दर्रा जोड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जेलेपला दर्रा जो है बस तीस्ता नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई। कस्तूरी रंगन समिति, शिवरमन समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या बलवंत राय मेहता समिति। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। कि देखिएगा नई शिक्षा नीति जो है वह किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई। तो पहली बात तो यह कब लागू की गई, तो 29 जुलाई 2020 को। कब लागू की गई नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। और किस समिति की सिफारिश पर, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जो है वो भारत में नई शिक्षा नीति जो कि 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा लागू की गई। शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। किसकी होती है, नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में मूल कर्तव्य, संविधान में किसको सम्मिलित किया गया, मूल कर्तव्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, तो स्थानीय सुशासन का जनक या पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि एक एक प्रश्न को इतना डिटेल में बता रहे हैं कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 275 या अनुच्छेद 280। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है। जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 8वें प्रश्न का, जल्दी से बताइएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा। तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266। क्या हो जाएगा, आकस्मिक निधि की स्थापना जो होती है वो अनुच्छेद 267 के तहत होती है। अनुच्छेद 266 के तहत क्या होती है, तो भारत की संचित निधि की स्थापना, किसकी, संचित निधि की स्थापना होती है। ठीक है, अनुच्छेद 275 में क्या है, तो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, सहायक अनुदान। ठीक है, और अनुच्छेद 280 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष क्या होगा, वित्त आयोग का गठन होगा। किसका, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। गुएन जुआन फूक, शी जिनपिंग, वो वॉन थुआंग या फॉम मिन। बताइएगा, अचानक का चिन्ह मिन्न भिन्न नाम है। बताइएगा वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइएगा। और वियतनाम की आप लोग मुद्रा भी बताइएगा और राजधानी भी बताइएगा। ठीक है, मुद्रा और राजधानी दोनों चीज़ें बताइएगा। तो देखिएगा वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में बो वान थुआंग को चुना गया है। किसको, बो वान थुआंग को चुना गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा और राजधानी के बारे में बताइएगा। बाकी आप लोग ये भी बताइएगा कि नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं तो वो कौन हैं, बताइएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति अभी कौन बनाए गए हैं। तो देखिएगा मुद्रा क्या हो जाएगी यहाँ की, तो मुद्रा हो जाएगी डोंग। क्या हो जाएगी, डोंग हो जाएगी। और राजधानी हो जाएगी हनोई। क्या हो जाएगी, हनोई। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो रामचंद्र पैडोल।
ठीक है। रामचंद्र पौडोल जो हैं वो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। शी जिनपिंग जो हैं वो कहाँ के, तो चीन के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मेरठ, भोपाल, गोवा, नई दिल्ली, बताइएगा। देखिएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म महासम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। मेरठ में क्या हुआ? तो मैंने आप लोगों को बताया था अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। क्या हुआ था? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा। गोवा में क्या हुआ है ये भी आप लोग बताइएगा। तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 में, सॉरी। और नई दिल्ली में क्या हुआ? तो कई सारी हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ही हुई है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। बाकी आप लोग बताएंगे, बहुत रोज़ पढ़ाना है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बताइएगा। अच्छा, पहली G20 सेरेपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। पहली G20 सेरेपा बैठक कहाँ, क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत को यह अध्यक्षता कब से मिली है? तो 1 दिसंबर से मिली है। तो भारत में जो पहली G20 सेरेपा बैठक थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में पहली G20 सेरेपा बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा कि सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? मतलब सेवलॉन इंडिया के द्वारा अपना पहला दुनिया का हैंड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, अनुष्का शर्मा, आयुष्मान खुराना या प्रसून जोशी, बताइएगा। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। किसको बनाया भैया? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया ने, किसने? पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना को किसने बनाया है? तो मैंने उस दिन पढ़ाया था यूनिसेफ इंडिया ने। किसने? यूनिसेफ इंडिया ने। अच्छा, प्रसून जोशी क्या है? तो यह उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके हैं? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, राज्य ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है हमारा कि केराटोमलेशिया या जीरोफ्थेलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी, बताइएगा। तो पहले तो आप लोग बता दीजिएगा इनके रासायनिक नाम क्या हैं। तो भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन सी का क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, केराटोमलेशिया या जीरोफ्थेल्मिया रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, या इसी को हम लोग कह देते हैं रतौंधी। क्या कह देते हैं? रतौंधी भी कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो विटामिन ई है इससे क्या होता है? तो प्रजनन क्षमता में कमी होती है और इसको हम लोग प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है भैया? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और बच्चों में ऑस्टोमलेशिया होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। अब आप लोग बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील
विटामिन। तो जल में जो विटामिन घुल जाता है उसको कौन से होते हैं, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा बी और सी। और बसा में कौन से होते हैं, तो ए डी ई के। कौन सा होता है, ए डी ई के जो होते हैं वो बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्लास वगैरह आप लोगों को कैसी लग रही है। 13वां प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्रोपीन, विनाइल एसीटेट, स्टाइरीन या आइसोप्रीन। बताइएगा कि प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है। देखिएगा रबर जो होती है वो दो तरीके से प्राप्त होती है, एक तो प्राकृतिक रूप से और एक जो है वो हम लोग संश्लेषित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो जो प्राकृतिक रबर होती है वो हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, और यह किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का अणु भार कितना है, जल्दी से बताइएगा, किसी को पता हो इसका अणु भार कितना है और इसका अणु सूत्र कितना है। दोनों चीज़ें अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। तो देखिएगा इसका अणु भार होता है 68, कितना होता है 68 होता है, और अणु सूत्र होता है C5H8। ठीक है, C5H8 इसका अणु सूत्र होता है। सही आंसर प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अच्छा, आपसे कभी कभी पूछ लेगा प्राकृतिक रबर जिससे प्राप्त होती है उसको, उस पौधों को क्या कहा जाता है, तो लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम योजना अवकाश कब हुआ, 1978 से 80 के बीच में, 1966 से 1969 के बीच में, 1990 से 1992 के बीच में, या 1962 से 1964 के मध्य में। बताइएगा तो भारत में प्रथम योजना अवकाश कब होता है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा भारत में प्रथम योजना अवकाश जो है वह 1966 से 1969 के मध्य में होता है। कब होता है, 1966 से 1978 के मध्य में। ठीक है, अच्छा आगे बताइएगा योजना आयोग की स्थापना कब होती है। योजना आयोग की स्थापना तो कब होती है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष बताइएगा। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष, चलिए बताइएगा। क्योंकि अब वो योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है, तो नीति आयोग आ गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे भैया, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। कौन थे भैया, गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइएगा सही आंसर, क्योंकि पढ़ाया हुआ है। अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आहूवालिया। कौन थे, मोंटेक सिंह आहूवालिया, चांदवालिया नहीं तुम्हारा, ठीक है, आहूवालिया। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा अभी तक जिसने भी भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार, और सभी लोग लिंक को कॉपी करिएगा। और लिंक को कॉपी करने के बाद आपके जितने भी ग्रुप हैं, चाहे टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप लगा सकते हैं, अपने फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लिंक को कॉपी करिएगा। बाकी आप लोगों से कुछ जा तो रहा नहीं है क्लास का, ठीक है, तो कम से कम हमारे मोटिवेशन के लिए इतना आप कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, भिवाड़ी राजस्थान, होटन चीन, लाहौर पाकिस्तान या दिल्ली भारत। बताइएगा। तो देखिएगा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2022 के अनुसार जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहर है पाकिस्तान का लाहौर। कौन सा है, पाकिस्तान का लाहौर जो है वो पहले नंबर पे है। होटन चीन जो है वह दूसरे नंबर पे है। भिवाड़ी राजस्थान जो है वह थर्ड नंबर पे है, और दिल्ली जो है वह फोर्थ नंबर पर है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्रदूषित देश कौन सा, पूछ लिया जाए सबसे प्रदूषित देश, तो देखिएगा 131 देश थे इस रिपोर्ट में, जिसमें पहला नंबर मिला है चाड़ को। किसको, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है, चाड़ है।
दूसरा नंबर है इराक का, किसका? इराक का है। तीसरा नंबर है पाकिस्तान का, ठीक है। और भारत इसमें 8वें नंबर पे है। सबसे प्रदूषित देशों की श्रेणी में भारत 8वें नंबर का सबसे प्रदूषित देश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क के प्रश्न हैं। मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा किसको कहते हैं? नदियों का देश, नहरों का देश। ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आप लोग होमवर्क के प्रश्न है आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लग रही है एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से भाई निवेदन है कि लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हर जगह आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग PDF के लिए इसके जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं, अब से क्लास जो होगी वो 8 PM पर होगी, याद रखिएगा। अब से क्लास जो है आप लोगों की शाम को 8 बजे होगी, तो सभी लोग अपना काम वाम निपटा के 8 बजे जो है वो लगातार क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।